चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम था हमारा एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, जिसमें हमने कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को रिवीजन को कंप्लीट कर लें। चैप्टर का नाम था एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इस चैप्टर को कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम इसे खत्म कर लें, इसका रिवीजन खत्म कर लें। चलिए अब मेरे साथ साथ आप बने रहिए। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अभी पिछली क्लास में हमने कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट पढ़ ली थी। मैंने आपको बता दिया था एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कि रिक्वायरमेंट आपको लर्न करनी थी, याद करनी थी। पक्का एग्जाम में आने के पूरे 100 के 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में यहां से पॉइंट पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो पहले इन्होंने कहा टू रिपोर्ट टू द बोर्ड। मैंने सब बच्चों को नोट्स भी दे दिए, ये वाले जो मैंने नोट्स बना रखे ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मिल चुके हैं। अगर किसी को नहीं मिला है तो स्क्रीन वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल इंक्लूड रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड अदर लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। इस पॉइंट का मतलब समझो। देखो, कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर भी बोला जाता है। कई बार कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर भी बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस? ये जो वर्ड यूज किया कंप्लायंस, इसका मीनिंग क्या है ये हम समझते हैं। कंप्लायंस का मीनिंग है लॉ प्लस कंप्लाई। बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने? लॉ प्लस कंप्लाई। क्या जो लॉज एप्लीकेबल लॉज हैं वो कंप्लाई किए या नहीं किए? तो कंपनी सेक्रेटरी को कई जगह कंपनी के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं। तो यहां पे सीएस का एक फंक्शन ये भी रहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के बीओडी हैं, उनको इस चीज की रिपोर्ट दी जाए कि हमारी जो कंपनी है उसके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉज हैं, इस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट के या फिर कोई अदर एप्लीकेबल लॉज है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है। ये भी फंक्शन है किसका? कंपनी सेक्रेटरी का। कंप्लायंस मीनिंग मैंने आपको बताया। जब आप प्रोफेशनल में सीएस की लास्ट स्टेज में आओगे, तब भी आपको एक पूरा का पूरा पेपर मिलेगा कंप्लायंस से कनेक्टेड ड्यू डिलिजेंस का। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है ये वाला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एंश्योर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको टेक्निकल बताना चाहूंगी। यहां पे जैसे वर्ड यूज बोर्ड हुआ है, तो हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइन किया है और उसमें उन्होंने बोला कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वहां पे जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड, बोथ आर द सेम मीनिंग। अगर कहीं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा है या खाली बोर्ड लिखा है, दोनों के मायने सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है बच्चों, चलो अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। दूसरी यहां पे फंक्शन कंपनी सेक्रेटरी का बोला कि इस चीज की श्योरिटी रखनी है आपको कि क्या कंपनी के ऊपर जो एप्लीकेबल एसएस है, एप्लीकेबल एसएस मींस व्हाट, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरे हुए हैं, एप्लीकेबल जो होते हैं क्या वो फॉलो किए नहीं किए हैं। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, मैं बता देती हूं थोड़ा सा। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो अपने स्टैंडर्ड्स इशू करती है और वो स्टैंडर्ड्स हर एक कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है। SS1 है, SS2 है, SS3, SS4। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं SS का। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बोर्ड मीटिंग के लिए भी हैं, जनरल मीटिंग के लिए भी हैं। जैसे जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है। जैसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और एक्ट में क्या अंतर है, लॉज में क्या अंतर है, थोड़ा सा बता रही हूं अभी। एक्ट जो हमारा पार्लियामेंट बना रहा है, अगर हमें लगता है कुछ और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और भी अच्छा होना चाहिए, तो उसकी जो कमी पूरी करता है वो स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं। एक तरीके से आप मीनिंग समझ सकते हो, ये भी एक तरीके के रूल्स ही हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज करो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है किसको? कंपनी के मेंबर्स को, कि मीटिंग है ऐसे ऐसे आप आ जाना। तो उसके अंदर जहां पे मीटिंग हो रही है
उसका डेट प्लेस सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो उन्होंने एड्रेस बता दिया कि आपको इस एड्रेस पे आना है, लेकिन कंपनी के ऊपर एसएस लगते हैं, और एसएस क्या कहता है? एसएस कहता है कि आपको वहां का रोड मैप लोकेशन भी बतानी है, रोड मैप और लोकेशन भी बतानी है, और वेबसाइट पे भी डालनी है। तो ये थोड़ी सी कमी थी, तो उन्होंने एग्जैक्ट पूरा कर दिया। आगे देखते हैं, टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, इट मींस क्या क्या ड्यूटीज हैं वो देख लेते हैं। तो दो बातें इन्होंने बताई, एक तो रिपोर्टिंग अबाउट कंप्लायंसेस, क्रक्स लिख दूं मैं यहां पे। चलो, एग्जाम के लिए लास्ट डे के लिए हमारे पास कुछ क्रक्स होने चाहिए। तो फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा मैं एक लाइन में बता रही हूं। रिपोर्टिंग अबाउट दी कंप्लायंसेस, reporting about compliances, and surety about complying secretarial standards, complying secretarial standards. Now what are the duties? पहली ड्यूटी उन्होंने बताया, to provide to directors of company collectively individually guidance as may require with regard to their duties, responsibility and power. दूसरी इन्होंने ड्यूटी की बात करी कि ये भी कहीं ना कहीं सीएस की ड्यूटी है, उन्हें जो भी गाइडेंस चाहिए, उन्हें जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको देनी है विद रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज, चाहे सबको चाहिए चाहे इंडिविजुअली चाहिए। नेक्स्ट पर इन्होंने कहा कि जो मीटिंग्स होती हैं कंपनी के अंदर, जैसे बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, कमेटी मीटिंग है, उन मीटिंग की फैसिलिटेट करना, नोटिस वगैरह प्रिपेयर कराना, नोटिस ड्राफ्ट करना, टाइमिंग सेट करना, ये सारी ड्यूटी भी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की है। फैसिलिटेट कन्वेइंग ऑफ मीटिंग्स, कीवर्ड मैं आपको डार्क करती जा रही हूं। आगे थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स, ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स। थर्ड पॉइंट का हम अगर थर्ड पॉइंट का क्रक्स देखें तो एक लाइन में आप याद रख सकते हो, ऑब्टेनिंग अप्रूवल, सहमति लेना। कैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जहां पे कंपनी सेक्रेटरी को करने से पहले कंपनी के बोर्ड से, जिसे हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, बोर्ड मीन्स व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी अप्रूवल देंगे वो बोर्ड मीटिंग में देंगे, तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेनी है या फिर शेयर होल्डर से लेनी है, तो शेयर होल्डर से अप्रूवल कहां पे लेंगे? जनरल मीटिंग में, या फिर गवर्नमेंट से लेनी है। एंड सच अदर अथॉरिटी एज मे बी रिक्वायर। तो ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स डिफरेंट डिफरेंट बोला इन्होंने, जैसे कि हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स, और बोल सकते हैं गवर्नमेंट, और बोल सकते हैं हम क्या? बताइए, अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज से अप्रूवल लेनी। दीज आर द कीवर्ड्स, ये हमारे कीवर्ड है। अगला काम इन्होंने बोला टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स अथॉरिटीज अंडर इन कनेक्शन विद डिस्चार्ज ड्यूटीज। रेगुलेटर्स में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे सेबी है, एनसीएलटी है, तो वहां पे ना अपने अप्रूवल्स लेने के लिए कई बार हमारे ऊपर अगर नोटिस आ जाता है कंपनी के ऊपर, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो जाता है वो कौन जाता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो हम इसे एक लाइन में याद कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रंट ऑफ representative before various regulatory authorities to assist board, बोर्ड को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किस चीज की? कंडक्ट अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं असिस्ट करना। टू असिस्ट एंड एडवाइज अ बोर्ड इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो हमारा नारा ही है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना, ऑल लॉज जितने भी हैं। डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज has been specified under the act or rules, duty as may be assigned by board। तो हम कह सकते हैं giving assistance to the board, giving assistance to the
बोर्ड, बोर्ड को क्या प्रोवाइड करना, और टू डिस्चार्ज other duties as may be specified, जो specified duties है, other duties असाइंड बाय बीओडी। ये हमारी ड्यूटीज हुई। आगे हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, पीसीएस जिसे बोलते हैं। देखो, आप सीएस क्वालिफाई करने के बाद दो काम कर सकते हो। क्या क्या? या तो आप एज ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी किसी में जॉब में जा सकते हो, या फिर आप अपना ही बिजनेस, अपना ही काम स्टार्ट कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। तो अगर आपको जॉब स्टार्ट करनी है तो कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो मेंबर तो हो ही हो आप, उसी के साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी आपको आईसीएसआई से लेना पड़ता है, जिसे सीओपी शॉर्टकट में बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मीन्स अ सीएस हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, मान लिया जाएगा वो किस में है, प्रैक्टिस में, अंडर सेक्शन 22 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्या कहते हैं देखिए, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन, जब कभी वो आइदर इंडिविजुअली या फिर इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, या तो वो अकेला है या फिर वो पार्टनरशिप में है, या फिर वो पार्टनरशिप में है किसके, एक तो हमारे इंस्टीट्यूट के पार्टनर हो सकते हैं, मतलब कैसे कैसे देखो, दो सीएस, एक सीएस प्लस दो सीएस मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो ये चीज बताया। दूसरा इन्होंने क्या कहा, या फिर इन पार्टनरशिप विद मेंबर ऑफ सच अदर प्रोफेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और कौन हो सकता है, जैसे अदर प्रोफेशन में सीएस प्लस सीए, सीएस प्लस सीए, सीए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बॉडी है, उनके साथ ही इज इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। क्या क्या कर रहे हैं, एंगेज हिमसेल्फ, मान लिया जाएगा ये प्रैक्टिस में, चाहे अकेले चाहे किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एंगेज हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन इन रिलेशन टू एनी कंपनी, एंगेज्ड हो आप क्या प्रोवाइड करने में, उनको सर्विसेज देने में, ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म्स सर्विस इन रिलेशन टू, क्या कैसी सर्विस दे रहे हो, प्रमोशन और क्या, फॉर्मिंग और क्या, इनकॉर्पोरेशन और अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। देखो, प्रमोशन, फॉर्मिंग मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात हुई यहां पे, यहां तक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में ही सीएस का रोल होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि आगे एक चैप्टर पढ़ोगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ 2, तो उसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, तो कंपनी जो बनती है वो सेक्शन 7 के अंदर कंपनी बनाई जाती है। तो सेक्शन 7 में साफ लिखा है, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स आइदर सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट इन प्रैक्टिस। तो वहां पे जो कंपनी बनती है आप वो वाली सर्विस दे रहे हो, या फिर कई बार कंपनी को एक साथ में लाना है, कंपनी को मर्ज करना है, कंपनी का टेक ओवर करना है, या कंपनी को बंद करना है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ये चीज भी आप डिस्कस करोगे अगले लेवल पे। ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म सच सर्विसेज एज मे बी परफॉर्म बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे, विद रेस्पेक्ट टू फाइलिंग, रजिस्टरिंग, अटेस्टिंग, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, रिटर्न्स वगैरह, रिटर्न वगैरह साइन कर रहे हो। रिटर्न साइन करने की भी रिक्वायरमेंट है कि एक लिमिट से ऊपर अगर आप चले जाते हो तो आपको कंपलसरी पीसीएस से रिटर्न सर्टिफाई करानी पड़ती है। एक होता है साइनिंग, एक होता है सर्टिफिकेशन। जो सर्टिफाई करते हैं वो पीसीएस करते हैं, साइन सीएस करते हैं। आगे देखिए, शेयर ट्रांसफर एजेंट बन रहे हो या इशू हाउस में जा रहे हो, स्टॉक ब्रोकर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, आगे चल के टॉपिक भी आएगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर आप किसी का काम कर रहे हो, एज ए एडवाइजर और लीगल एडवाइजर, या फिर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो किसके बिहाफ पे, कंपनी के, या फिर आप होल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ पब्लिक एज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस,
रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंडर सच अदर सर्विस। जस्ट रीड कर लेना, इनमें से कोई एक दो पॉइंट आ सकता है। आगे हम बात करेंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी जो है, हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उनके सामने हर कोई जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अपने आप को। वो भी एक तरीके से कोर्ट ही है, प्रोसीडिंग्स होती है वहां पे। तो वहां पे ये नहीं है कि कोई भी जाएगा और जाके खड़ा हो जाएगा, नहीं, वहां पे प्रोफेशनल्स स्पेसिफाई किए गए हैं। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, तो अगर हमारा कोई केस चल रहा होता है, हमारे ऊपर कोई नोटिस आता है, तो अपनी कंपनी को डिफेंड करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है, ऑथोरिटी दी जाती है, वो कहीं ना कहीं पीसीएस रहता है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैव बीन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूडिंग आरबीआई, सेबी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईआरडीए, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रेरा, एंड उसी के साथ स्टॉक एक्सचेंजेस। इशू सर्टिफिकेशन, अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। देखो, पहले तो ये समझो रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है। रेगुलेटरी बॉडी इन्होंने कहा सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली सेबी आ जाएगी पिक्चर में। अगर कंपनी फेमा में डील करती है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ज्यादा करती है, पिक्चर में रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई आ जाएगी। अगर कंपनी के जो नॉर्मल भी बात करें तो कंपनी की जो कोर्ट है वो आज की डेट में एनसीएलटी। कौन है? एनसीएलटी। एनसीएलटी की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और अगर एनसीएलटी से कोई सहमत नहीं है तो एनसीएलटी के खिलाफ जाके अपील कर सकते हैं अपर बॉडी में, दैट इज एनसीएलएटी। एक्चुअली ये क्या है? ये कंपनी की एक तरीके से कोर्ट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कंपनी की कोर्ट बोल सकते हो। और इनको बोला जाता है क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। क्या बोला मैंने इनको? क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। इट मीन्स डीम टू बी लाइक अ कोर्ट। किसकी जैसी दिखती हैं ये? कोर्ट की जैसी दिखती हैं। तो यहां पे भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव कंपनी सेक्रेटरी जा सकते हैं और जाते हैं। तो एनसीएलटी की फुल फॉर्म मैंने बताया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर कोई एनसीएलटी से सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ अपील लगा सकते हैं एपिलेंट बॉडी पे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। अगला मैं बता देती हूं, आपकी कंपनी अगर इंश्योरेंस में डील करती है तो आपकी रेगुलेटरी बॉडी होगी आईआरडीए। अगर आपकी दो कंपनी, किसी की दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है तो मैं आपको लॉजिक बताती हूं। एक अथॉरिटी है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई जिसे बोला जाता है। इनका क्या रोल है ये समझते हैं। इंडिया के अंदर जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा फायदा किसका है? कस्टमर का। कंपटीशन को खत्म नहीं होने देती है, ये कंपटीशन को बना रहने देती है, किसी भी तरीके से कंपटीशन अब्यूज ना हो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं छोटा सा। मान के चलिए पेप्सी और कोक एक साथ मिल जाती हैं, कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? बताइए जल्दी से, कंपटीशन कम होगा या बढ़ेगा? मैम ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके लिए इन्हें अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीसीआई की। इट मींस मैं कह सकते हैं जब भी कभी दो कंपनी आपस में मिलती है तो वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मतलब उनका मर्जर होगा या नहीं होगा, इसकी अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से। उसी के साथ यहाँ पे एक और पिक्चर में आया रेरा। आज की डेट में रियल एस्टेट जो है उनके लिए एक लॉ बन गया है रेरा के नाम से। तो उनकी एक अथॉरिटी है रेरा, अगर उनके ऊपर नोटिस वगैरह चला जाता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते ही हो, यहां पे भी एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं। यहां पे भी क्या अपॉइंट किए जाते हैं? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। आगे इन्होंने कहा कंपनी सेक्रेटरी बीइंग मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल सर्विसेज। मल्टी डिसिप्लिनरी इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि कई सारे डिसिप्लिन की प्रोफेशनल सर्विसेज ये देते हैं, कई सारे डिसिप्लिन की सर्विसेज दी जाती है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज देख लेते हैं। एडवाइजिंग, एडवाइस करना किसके लिए? गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए कि कंप्लायंस किए या नहीं किए। बहुत सारे लॉज होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट लॉज है, सिक्योरिटी लॉज है, बिजनेस लॉज है एंड अदर गाइडलाइंस। कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं।
देखो ये एक रिवीजन क्लास है, मैं बार बार बोल रही हूं, बहुत डिटेल में जहां जाने की बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि शायद बच्चों को पता ही नहीं होगा, वहां मैं बता रही हूं, अदरवाइज ये एक रिविजनरी क्लास है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाया जाता, बहुत डिटेल में जाते हैं हम अपनी नॉर्मल क्लास में। आगे देखती है, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एक तो ये है, इट मींस एक लाइन में हम बोल सकते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वर्क, ये हमारा किस में आ जाता है, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी सर्विस, फाइलिंग रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, किसको, आरओसी को, तो उसको फाइलिंग करने का काम, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स, ये मेंटेन करना, अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ऑल वर्क रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। शेयर ट्रांसमिशन मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसफर एंड अ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, जहां पे शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर होते हैं, जैसे किसी की डेथ होके उसके बच्चे के नाम आए तो उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं, अगर अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उसे ट्रांसफर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट की ओर बढ़ते हुए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 एवरी लिस्टेड कंपनी, यहां ध्यान देने वाली बात है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 कंपनी एक्ट 2013 एवरी लिस्टेड कंपनी, तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पे कवरेज किसे किसे किया, लिस्टेड कंपनी या फिर एवरी पब्लिक कंपनी। दूसरी कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट चेक नहीं करनी, लेकिन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, क्या बोला इसने, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर, या फिर ऐसी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग्स जो हैं वो 100 करोड़ और मोर हैं, उन्हें अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सेक्रेटरियल ऑडिट लगाना, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट लगानी कंपलसरी है। और सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन बना के देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि जो सेक्रेटरियल रिपोर्ट जो लगाएंगे वो सिर्फ कौन लगाएंगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब मैं आपके काम की एक बात बताना चाहती हूं आपके नॉलेज के लिए, ये जो यहाँ पे और के बाद जितना रेड हुआ है ना, रेड लाइन, रेड कलर से आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट से ऐड किया है, पहले नहीं था, जब सेक्शन ओरिजिनल बना था तब इस तरीके की चीजें, ये तीसरा पॉइंट जो ऐड किया है ये तीसरा पॉइंट नहीं था। तो मैं अब आपको ये लिमिट याद कराने की एक टेक्निक बताती हूं, मैं आपको याद कराने की एक टेक्निक बता रही हूं, उसमें एड ऑन आपको खुद से भी करना पड़ेगा एक पॉइंट। 5 साल की मेहनत 25 साल की मौज, 5 साल की मेहनत 25 साल की मौज, सीएस की फौज करेगी मौज। फिर दोबारा देखिए, 5 साल की मेहनत 25 साल की मौज, सीएस की फौज करेगी मौज, क्या है ये समझते हैं। पहले क्रक्स बना लेते हैं, बताइए सेक्रेटरियल ऑडिट में कौन कौन सी कंपनी कवर है, कवरेज बताइए। सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर कौन कौन सी कंपनी कवर हो रही है, रिवीजन के टाइम पे हम देख रहे हैं कौन कौन सी कंपनी कवर होती हैं। क्या हर एक लिस्टेड कंपनी है, बताइए। क्या लिस्टेड कंपनी में कोई क्राइटेरिया चेक करना है, मैम आंसर इज नो। इट मींस मैं बोल सकती हूं एवरी, बताइए क्या लिखूं यहां पे, एवरी लिस्टेड कंपनी, नो नीड टू चेक एनी लिमिट, आपको यहां पे किसी तरीके की कोई लिमिट चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर टू हम कह सकते हैं, क्या पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं, यस मैम पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे हर एक पब्लिक कंपनी कवर नहीं है, यहां हमें चेक करनी पड़ेंगी कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन दी इन्होंने, या तो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, 50 करोड़ और मोर, या फिर बताइए दूसरी चीज क्या है, टर्नओवर कितना 250 करोड़ और मोर,
250 करोड़ और मोर। देखो मैंने पहले जो याद कराने की टेक्निक निकाल रखी थी बिफोर अमेंडमेंट, वो ये थी 5 साल की मेहनत 25 साल की मौज, 5 मतलब 50 करोड़, एंड हमेशा टर्नओवर ज्यादा रहता है। आपको ऐसे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं अगर एग्जाम में आ जाए। 5 साल की मेहनत 25 साल की मौज, सीएस की फौज करेगी मौज। अगला तीसरा, अब इन्होंने क्या एड ऑन कर दिया है कि आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग कितनी 100 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा, 100 करोड़ और मोर। प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पे इन्होंने बोला सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या क्या कवर है, एवरी लिस्टेड कंपनी और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, या आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग 100 करोड़ और मोर है। एग्जाम के लिए जितना ज्यादा लिख सको उतना उतना इंपॉर्टेंट, और इसको सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सिर्फ कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा कोई और सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए हो सकता है इस चैप्टर में से बस यही पॉइंट एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, बट हमें तो सारे ही रिवाइज करना है। आगे क्या कहा, जब एक कंपनी सेक्रेटरी उनके यहां पे सेक्रेटरियल ऑडिट करने जाएगा तो इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी, उसको हर तरीके से आपको असिस्ट करना होगा, टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग सेक्रेटरियल एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये नहीं आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं पीसीएस साहब, आपने कुर्सी पे नीचे डॉक्यूमेंट रखे, उसके ऊपर आप खुद बैठ गए कि ढूंढ लो खुद ही। वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेके आओ कि खुद ही ढूंढ लो, और कुर्सी पे सारे डॉक्यूमेंट नीचे रख के ऊपर बैठे हो, तो दिस इज नॉट अ राइट वे। आपकी कंपनी को पीसीएस जो भी डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करे वो आपको पूरी असिस्टेंस देनी है। आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ 134, सेक्शन 134 के तहत बोर्ड रिपोर्ट जाती है, और अगर सेक्रेटरियल ऑडिट होने के बाद पीसीएस ने कोई रिमार्क दिया है, एनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और अदर रिमार्क, तो वो रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट में उसे डालना पड़ेगा कि इस तरीके का रिमार्क है। इफ अ कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कंपनी या कंपनी का कोई भी ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सबको पकड़ लिया इधर, पहला किसको बोला, कंपनी, दूसरा किसे बोला, ऑफिसर ऑफ कंपनी, तीसरा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज इन डिफॉल्ट, जिसकी भी गलती पाई गई, व्हाट इज यूज्ड व्हाट, shall be punishable with fine which not be less than 1 lakh rupees and may extend to 5 lakh rupees। कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, 5 लाख रुपीस तक एक्सटेंड हो सकता है। मेरे हिसाब से आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कोई भी, इसमें सबको कवर किया इन्होंने, कंपनी का ऑफिसर, पीसीएस, जिसकी भी गलती पाई जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन, advising company on compliance of legal and procedural aspects particularly under SEBI Act, SCRA rules regulations made there under। SCRA आपका एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है ना, तो कंपनी जो, अब कंपनी सेक्रेटरी का आप कोर्स कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव में आप बहुत डिटेल में SCRA पढ़ोगे, आप सेबी का पूरा एक पेपर पढ़ोगे, तो आपको अच्छी नॉलेज है, तो इनको कंपनी को एडवाइस करनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जितना भी मैं यहां से आगे लिमिट ये सारे बोलने जा रही हूं, ये सारे आपके सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो ये सारे आपको चैप्टर मिलेंगे, तो जब आप इनको डिटेल में पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज भी है, तो आपको कंपनी को एडवाइस करना है कि इन लॉज के तहत, इन प्रोविजंस के तहत क्या क्या कंप्लायंसेस हैं। कंप्लायंसेस का मीनिंग मैंने पहले क्लियर किया, लॉ प्लस कंप्लाई, क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, तो उसी के लिए तो आपको पॉइंट किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा कौन बताएगा, एडवाइस करेगा कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी के एडवाइजर का भी काम करता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म कोड है, इसकी जो मैं बात कर रही हूं नया कानून है, इट इज अ यूनिफॉर्म कोड।
चाहे हमें इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप की करनी है, इंडिविजुअल की करनी है या कंपनी की करनी है, सभी के लिए एक यूनिफॉर्म कोड है इंसॉल्वेंसी का। ठीक है। फेमा की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पैसा इसी में ही है। जब भी कभी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, कंपनी के साथ कोई फॉरेन डीलिंग होती है, किसी भी तरीके के फॉरेन ट्रांजैक्शन, शेयर्स लेना देना, सामान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमारे देश के अंदर इन सबको फॉरेन ट्रांजैक्शन को जो मैनेज करता है उसका एक्ट है फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फेमा वहां पे लगता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इसको भी आप ईबीसीएल के नाम के पेपर में पढ़ोगे। डिपॉजिटरीज एक्ट, ये भी आप ग्रुप 2 के अंदर आने वाले हो, आप एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 2 के अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट पढ़ोगे। डिटेल में एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज हैं, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के पेपर में पढ़ोगे। कंपनी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लेबर काम करती है, तो लेबर पे मल्टीपल लॉज लगते हैं, जैसे ग्रेचुटी है, बोनस है, पीएफ है, मैटरनिटी है ना, इक्वल रेम्यूनरेशन है। देयर आर न्यूमरस लॉज विच आर एप्लीकेबल टू फैक्ट्री जहां पे लेबर काम कर रही है, लेबर लॉज बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, दो कंपनी आपस में कोलैबोरेट हो रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, हीरो प्लस होंडा, इनका जेवी था, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर। तो जब दो कंपनी आपस में फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट होती हैं, तो इनका एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है। वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स डाले जाएंगे, ये काम भी, इस पे भी एडवाइस करने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। सेटिंग अप सब्सिडरीज एब्रोड, देखो कितने बड़े बड़े रोल आपके हैं, कितना बड़ा काम आपको करना है, कितना अच्छा कोर्स आपका है। अगर आपको यहां से इंडियन कंपनी को अब्रॉड में अपनी सब्सिडरी सेटअप करनी है, तो वो काम भी यही करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन लॉस। कॉम्पिटिशन एक्ट है आपके यहां पे कि किस तरीके से, जिसमें सीसीआई की बात मैंने करी थी, ऑथोरिटी है, कंपटीशन को कैसे मैनेज किया जाए। आईपीआर, रियल एस्टेट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है, अगर किसी के बीच में विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट, और वो कोर्ट ना जाके कोर्ट के बाहर ही अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो इस एक्ट के माध्यम से होता है। उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। आगे चल के अगले लेवल पे डिटेल में पढ़ना है, यहां सिर्फ नाम दिए हैं। ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स वगैरह। आगे इन्होंने ये भी कहा कि रिप्रेजेंट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन बिफोर, कहां पे? आरडी, आरओसी। आरओसी से बहुत सारे काम पड़ते हैं, तो आरओसी विजिट करने के लिए भी वहां पे, जब आरओसी में दिल्ली की मैं बात कर देती हूं, दिल्ली में नेहरू प्लेस में आरओसी है, तो वहां पे अगर विजिट करना है आरओसी में, तो वहां पे कार्ड चेक होता है और एक प्रोफेशनल ही विजिट कर सकता है ना। तो आरओसी में या फिर आरडी में, आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर, आरओसी तो हर एक स्टेट में होती है, लेकिन आरडी रीजन वाइज होता है। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में नोएडा में आरडी बैठते हैं, पूरे नॉर्दर्न रीजन के जो आरडी हैं वो नोएडा में हैं। तो आरडी के ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि कंपनी लॉ के तहत कंपनी में कुछ ऐसे काम है जहां पे आपको आरओसी या आरडी की बिना परमिशन के आप काम कर ही नहीं सकते, तो वहां कंपनी सेक्रेटरी जाते हैं। एनसीएलटी की मैंने अभी अभी आपके सामने बात करी कि एनसीएलटी इज जस्ट लाइक अ कोर्ट ऑफ कंपनी, वर्किंग एज अ कोर्ट ऑफ कंपनी, नो नीड टू गो द सिविल कोर्ट, बट इनके एक स्पेशल कोर्ट की तरह ही काम करती है। तो वहां पे भी जाना है तो कहां किसको जाना पड़ेगा? कंपनी सेक्रेटरी को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एज यूजुअल रिपीट हो रहा है। सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्राइब्यूनल, ये मैं बता देती हूं, हमारी जो सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, और सेबी ने कंपनी के ऊपर कोई नोटिस इशू किया और या कोई पेनल्टी लगाई और आप उससे सहमत नहीं हो, तो आप उनके अगेंस्ट अपील करके सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां लगा सकते हो? अपीलेंट बॉडी में, दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। उसी के साथ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये आप जानते ही हो। कंज्यूमर फोरम्स, टेलीकॉम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अपीलेंट ट्राइब्यूनल,
ट्रेडमार्क अथॉरिटी, एसईजेड अथॉरिटीज। एसईजेड में बता देती हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज है ये। एसईजेड मतलब एक ऐसी जगह स्पेसिफाइड है जहां गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है, एक ऐसा गोला है जहां पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। यहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडिंग होती है वो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट की जाती है। ये एक एरिया डिफाइन होता है हर जगह में। दिल्ली के आसपास एनसीआर, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एसईजेड है। एसईजेड एक एरिया स्पेसिफाई होता है जहां पे कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे पूरा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसके बदले सरकार उन्हें टैक्सेशन की छूट देती है। तो एसईजेड अथॉरिटीज, टैक्सेशन अथॉरिटीज या अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इन सब में भी कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी जाके रिप्रेजेंट करते हैं अपने केस को। आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन सर्विसेज, देखो ऐसा होता है जब हम किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ अपना कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है, तो क्या होता है कि इन फ्यूचर जब जेवी एग्रीमेंट बनाया जाता है तो इन फ्यूचर डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस एग्रीमेंट में ही एक पॉइंट मेंशन कर दिया जाता है, क्लोज मेंशन कर दिया जाता है कि अगर भविष्य में इन दोनों कंपनीज के बीच में विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, in future if there is any dispute between two parties then such dispute is to be resolved by the method of arbitration. What I will try to convey कि अगर भविष्य में इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई, डिस्प्यूट होता है तो जो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा वो किसके माध्यम से होगा, वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से होगा, उसमें आपको कोर्ट में नहीं जाना। तो अब जब ये एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, जो जेवी एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, तो इसमें जो लीगल प्रोविजंस हैं वो सारे मेंशन किए जाएंगे और वो मेंशन करेंगे कंपनी सेक्रेटरी। तो देखिए वही बात इन्होंने बोली, एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर कंसिलेटर। एक तो ये आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट हो सकते हैं इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट। एडवाइजिंग, दूसरा इन्होंने एडवाइजिंग की बात करी, आर्बिट्रेशन नेगोशिएशन इन डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। और तीसरी इन्होंने ड्राफ्टिंग की बात करी है, ड्राफ्टिंग आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एग्रीमेंट क्लॉज। तो मैं अगर यहां पे क्रक्स बनाऊं तो हम बोल सकते हैं, एक तो एक्टिंग की बात करी, एक्ट क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर या कंसिलेटर, प्लस और क्या हो सकते हो, एडवाइजिंग, किस पे, नेगोशिएशन वगैरह में। और बताइए तीसरा क्या बोला इन्होंने, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग की किसकी बात कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या आर्बिट्रेशन क्लॉज जो पॉइंट डाले जाते हैं। तो एक्टिंग एज ए आर्बिट्रेटर या कंसिलेटर, एडवाइजिंग ऑन नेगोशिएशन एंड ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट और एग्रीमेंट क्लॉजेस। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। पब्लिक इशू लिस्टिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट, शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज। तो नेक्स्ट वन इन्होंने बोला प्रिपरेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फीजिबिलिटी स्टडी में बताती हूं, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसकी एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो सक्षम होगा या नहीं होगा, इस चीज की स्टडी की जाती है कि किस लोकेशन पे है, किस चीज का प्रोजेक्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, इनफ्लो कितना रहेगा, आउटफ्लो कितना रहेगा, कम्युनिकेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कैसी है, रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई होगा। दीज आर वेरियस थिंग्स विच आर टू बी स्टडी इन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अगेन ये काम भी हमारे कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंडिकेशन? सिंडिकेशन का मतलब होता है इंतजाम करना, इकट्ठे होके काम करना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं, सपोज करो आपने किसी एक पर्टिकुलर एसबीआई बैंक को अप्लाई किया कि हमें 500 करोड़ का लोन चाहिए, एंड अकेली एसबीआई नहीं कर पा रही तो वो कई सारे ग्रुप ऑफ बैंक के साथ मिलके फाइनेंसिंग करेगी। तो इसे बोलते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका भी इंतजाम करवाता है कौन, कंपनी सेक्रेटरी। अगले पॉइंट की हम बात करें, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, लेटर ऑफ ऑफर, अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल। ऐसा होता है कंपनी जो फंड रेज करती है तो फंड रेज करने के लिए उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, और प्रोस्पेक्टस जो ड्राफ्ट किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट
तो वो ड्राफ्टिंग करने का काम भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। लोन की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो किसी बैंक ने कंपनी को लोन दिया, तो कंपनी ने जो लोन लिया उसके बदले सिक्योरिटी में अपनी कोई एसेट्स रख दी। तो क्या करना पड़ता है? कंपनी जैसे ही बैंक से लोन लेती है तो उस लोन की इंफॉर्मेशन इज टू बी फाइल्ड टू द आरओसी। आरओसी को उसकी लोन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, वहां पे वो लोन रजिस्टर होता है, तो उसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो ये काम भी कंपनी सेक्रेटरी कराता है। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ये है कि अगर कोई बैंक किसी कंपनी को लोन दे रहा है तो वो ये जानना चाहता है पहले से इस कंपनी की कैसे सिचुएशन है। आइदर सच कंपनीज ऑलरेडी बोरोविंग्स, ऑलरेडी लायबिलिटीज कितनी है, कहां से ले रखा है, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना। अब वो रिपोर्ट कैसे तैयार करते होंगे? जैसे ही देखो हर एक कंपनी की ड्यूटी है कि आपको अपने लोन का रजिस्ट्रेशन कराना है बैंक से, ठीक है, सॉरी आरओसी से, नॉट बैंक से। आपको अपने लोन का रजिस्ट्रेशन आरओसी से कराना है, तो आरओसी को फॉर्म फाइल किया जाता है। सीएचजी के नाम से फॉर्म्स है वहां पे, सीएचजी फॉर्म्स आपको फाइल करना है। तो अब वहां पे जब आप फॉर्म फाइल करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास चली गई। अब हमें सपोज करो मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं और मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करनी है किसी भी अपने क्लाइंट को, तो किस तरीके से हम करेंगे? वहां पे कंपनी का सिन नंबर ले लेंगे और वहां से जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफ लोन के फॉर्म्स है वो सारे डाउनलोड करके उससे पता लगा देंगे। नेक्स्ट, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, लिस्ट कराना, डीलिस्ट कराना। और शेयर्स जो है ना दो तरीके से इशू किए जाते हैं, एक पब्लिक एट लार्ज और दूसरा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर प्लेस करते हैं तो उसके लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42। तो वहां पे उसके प्रोविजंस लगते हैं, तो वो कैसे किया जाता है वो भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। एक होता है इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ शेयर्स का जस्ट अपोजिट होता है बायबैक। मैंने क्या बोला? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है? कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक शेयर लेती है। लेकिन बायबैक में उल्टा होता है, पब्लिक अपने शेयर कंपनी को वापस देती है। ये भी प्रोविजन आप अगले लेवल पे जाके पढ़ोगे, जिसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी। इसमें भी कंपनी एक्ट के तहत ही बायबैक होता है, तो ये भी फॉर्मेलिटी कौन पूरा करती है? कंपनी सेक्रेटरी। रेजिंग फंड, जब कभी हम चाहते हैं कि फंडिंग करें फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट by tapping the international market, it means Indian companies interested to raise funds from international market, then they can do so. वो ऐसा कर सकते हैं। और जब इंटरनेशनली शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं एडीआर, जीडीआर। एडीआर मतलब अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डेपोजिटरी रिसिप्ट, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। आइदर आप ओनर्स फंड में कर सकते हो और बोरोड फंड में कर सकते हो। इफ यू आर गो फॉर ऑनर्स फंड देन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मींस एडीआर, अदर कंट्री में एडीआर बोलते हैं। और अगर बोरोविंग्स में कर रहे हो तो दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहां पे देखो मैं एडीआर जीडीआर आपको बिल्कुल नहीं समझा सकती, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अगर अदर कंट्री में हमारी इंडियन कंपनी शेयर इशू करती है तो वहां पे उन्हें शेयर ना बोल के उन्हें डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोला जाता है, क्योंकि उस कंट्री की डिपॉजिटरी वहां पे शेयर्स इशू करती है, रिसिप्ट इशू करती है। फॉरेनर आता है, पैसे देता है और रिसिप्ट ले लेता है, किससे? डिपॉजिटरी से। जो डिपॉजिटरी उनके वहीं होती है। डिपॉजिटरी मैंने पहले भी बताया था, डिपॉजिटरी वर्किंग एज ए बैंक। जैसे बैंक का काम होता है फंड्स रखना, ऐसी डिपॉजिटरी का काम होता है सिक्योरिटीज रखना। तो हमारी इंडियन कंपनी वहां की डिपॉजिटरी से कॉन्टैक्ट करती है और वहां की डिपॉजिटरी वहां के लोगों को, अदर कंट्री के लोगों को रिसिप्ट इशू करती है और बदले में फॉरेन करेंसी लेती है, फिर वो कलेक्ट करके इंडियन कंपनी को दे देती है। ये एक पूरा प्रोसेस है और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेवल एग्जीक्यूटिव पे। टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। टेक ओवर कोड की अगर देखो यहाँ पे पॉइंट्स तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके अगले लेवल पे सब्जेक्ट हैं। अब पूरा डिटेल में तो मैं यहाँ इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूं, मुझे ये भी आभास है, मुझे टाइम भी कम लेना है, मुझे ये भी आभास है, और मुझे सिलेबस भी पूरा रिवाइज करना है, मुझे ये भी आभास है। तो मुझे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगी। टेक ओवर कोड की अगर हम बात करें, जब भी कभी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे टेक ओवर कोड है, टेक ओवर रेगुलेशंस हैं।
क्या है, टेक ओवर रेगुलेशंस है, तो उनको फॉलो करते हुए ही आप किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो। इस चीज की श्योरिटी भी किसको रखनी है, कंपनी सेक्रेटरी को। एक होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब भी कभी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जब भी कभी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे कि मान के चलिए कंपनी से कनेक्टेड कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कैसे, कि कंपनी किसी नई कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन मार्केट में जाएगी तो मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ये इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, अब ये इंफॉर्मेशन जब तक मार्केट में नहीं गई और कंपनी के किसी इनसाइडर को पता है और उसने इस बेसिस पे शेयर्स की ट्रेडिंग कर दी, तो वो तो सिर्फ कुछ ही लोगों को उसका फायदा होगा, मतलब पब्लिक एट लार्ज को उसका फायदा नहीं होगा। तो हमारे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो इसको ये ना हो इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके लिए हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस हैं जिसे बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो इनको भी कंप्लाई करने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस भी आप अगली क्लास में अगले लेवल पे बिल्कुल पढ़ोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। आगे हम पढ़ते हैं सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। जैसे कि इंटरनल ऑडिट होता है किसका, डीपी का। डीपी के बारे में भी मैंने पुरानी क्लास में चर्चा करी है। देखो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहती हूं, मुझे भी पता है कि कितने बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो अपने लिए और जो नहीं पढ़ते वो भी अपने लिए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक इंसान को या तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी चीज की शुरुआत कर देनी चाहिए तो उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि अब आपकी मान सम्मान इज्जत इस कोर्स से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि मुझे नहीं मतलब कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास पर्सनल चीजें क्या है, मेरे पास पर्सनल क्या है, मुझे यहां पे सिर्फ इतना मतलब है कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट क्या दे सकती हूं। देखो हमारे पास क्या है, हमने वो कोर्स कर लिया है, हम आज यहां पे पहुंच गए हैं, सब कुछ है, लेकिन उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं है। आपको फायदा सिर्फ इस चीज से है कि मैं आपको क्या नॉलेज दे रही हूं या मैं आपको क्या बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर रही हूं। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा वक्त आपके लिए आ गया है, ये आपके लिए एक ऐसा टाइम आ गया है, सभी बच्चों को मैं बता रही हूं कि अगर अभी सिंसियर नहीं हुए तो कभी सिंसियर नहीं होगे। मैं बीच में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूं, अगर तुम अभी सिंसियर नहीं हुए तो तुम कभी सिंसियर नहीं होंगे, और तुम्हारे हाथ से एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली जाएगी जिसकी ठेस, जिसका आपको जिंदगी भर आप इस टाइम को वापस नहीं ला सकते। इंसान की लाइफ में 18 साल से लेकर 28 साल तक का एक ऐसा समय होता है कि अगर किसी ने उसको कैच कर लिया, अगर किसी ने उसको कैश कर लिया तो उससे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं, और जिसने उस टाइम को खराब कर दिया तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना मेरी बात। 18 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र में जितनी मेहनत कर सकते हो, दिन रात सुबह शाम, किसी तरीके की लग्जरी लाइफ की कोशिश मत करना, किसी तरीके की लग्जरी लाइफ की कोशिश मत करना। 18 साल से लेके 28 साल आपके 10 साल जीवन के ऐसे हैं जो आपका आने वाला समय, आपके बच्चों का आने वाले समय वो 10 साल तय करेंगे। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। अगर इस समय तुमने समय खराब कर दिया, इस समय तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, कैसे तुम टाइम वेस्ट करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी अच्छी गाइडेंस मिलने के बाद, इतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने के बाद, रिवीजन कराने के बाद, अगर आप अच्छे नंबर नहीं ले पा रहे हो एग्जाम में तो आप सिंसियर नहीं हो, ये ध्यान रखना। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको सता नहीं रही हूं, मैं आपको बता रही हूं। और इतना मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं डेली बेसिस आपके लिए यहां पर आती हूं और आपको पढ़ाती हूं, तो मेरा यह भी दायित्व है कि मुझे आपको यह भी बताना है कि आगे कितना क्रूशियल टाइम है। इस समय जितने बड़े सेल्फिश आप बन सकते हो ना, हालांकि मैं थोड़ी अलग बात कर रही हूं, जितने बड़े दुनिया के सेल्फिश बन सकते हो उतना बड़ा सेल्फिश बन जाना। अगर इन 15 दिन में आपको आपके फ्रेंड ने, आपको आपके किसी ने भी कोऑपरेट नहीं किया, कोई यारी, कोई रिश्तेदारी इस समय नहीं होनी चाहिए। इस समय सिर्फ ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर। सिर्फ 15 दिन बेटा, मैं ज्यादा दिनों की बात नहीं कर रही, सिर्फ 10 से 15 दिन आपको फोकस करना है। अगर ये 15 दिन आपने फोकस कर दिए तो आप एक मुकाम हासिल कर लोगे, आप एक मंजिल तय कर लोगे। जब एक होगी तभी तो दूसरी आएगी, जब एक ही नहीं होगी तो दूसरी कहां से आएगी। आप एक बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो,
बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो, सोच लेना मुझे ये लेना है, उसके बाद वो सब कुछ मिलेगा। ट्रस्ट करना है, जो आपको पढ़ा रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए, अपने कोर्स पे ट्रस्ट रखिए और अपने ऊपर रखिए। दुनिया की परवाह मत नहीं करनी है, सिर्फ अपनी राह पे अकेले चलना है तो अकेले चलना है, और चलना है तो चलना है। डर के आगे जीत है। बहुत मेहनत आपको करनी है, बहुत मेहनत करनी है, मैं पहली बता रही हूं आपको। रिवीजन भी मिल रहा है आपको सारी, और भी कुछ हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए आगे, सर्टिफिकेशन अंडर सेबी एंड एलओडीआर रेगुलेशंस। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब कंपनी लिस्टिंग करा लेती है तो स्टॉक एक्सचेंज की कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना। ऑडिट एंड रिकंसिलेशन ऑफ शेयर्स। सर्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज इन्होंने बोला, जैसे इंटरनल ऑडिट होता है कंपनी में, सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाना, लोन सिंडिकेशन, ये अगेन आ गया, बजट मेंटेन करना, सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। टैक्सेशन सर्विसेज में भी कई जगह कंपनी सेक्रेटरी का रोल है, जैसे कि एडवाइजरी रोल है जीएसटी, कस्टम, टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स के अंदर। रिटर्न्स वगैरह प्रिपेयर करना, रिपोर्ट्स तैयार करना टैक्सेशन में, और रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव जाना। उसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, जैसे एडवाइस करना मैटर टू आईपीआरएस ट्रिप्स एग्रीमेंट, एडवाइस करना एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग के बारे में मैं बता देती हूं। ऐसा होता है अगर कोई भी कंट्री ये चाहती है कि हम उनके यहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हो गया किसी चीज का, तो वो क्या सोच रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन, एक्सेस प्रोडक्शन इंडिया में क्या कर देते हैं, इंडिया में भेज देते हैं, और अगर हमने अपने यहां रखा तो हमारे यहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम रहेगी, तो प्राइस फ्लक्चुएट होंगे। तो उन्होंने हमारी मार्केट खराब करने के लिए हमारे यहां पे वो सामान भिजवा दिया सस्ते में, तो हमारे यहां पे भी तो वो सिचुएशन हो जाएगी ना। तो हम उसका प्राइस मेंटेन करने के लिए एक ड्यूटी लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसकी वजह से फिर हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सर्विस, सर्टिफिकेशन ऑन एफटीपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बहुत सारी मैनेजमेंट सर्विसेज भी हैं, जैसे कि एडवाइजिंग ऑन लीगल स्ट्रक्चर क्या रखना है, आपको बिजनेस पॉलिसीज क्या रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे रखना है, सर्टिफिकेशन कहां से लेना है, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, जैसे कि स्टेक होल्डर, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, इट सेल्फ कवर शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करना। रेगुलेटर्स मतलब सेबी, आरबीआई, एनसीएलटी, इन सब के साथ आपको कैसा कम्युनिकेशन है। एडवाइजरी सर्विस, ब्रांड, अपना ब्रांड इक्विटी कैसे मेंटेन करना है। उसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, जैसे कि मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग को हमें सेलेक्ट करके रखना है, ऑडिट, एचआर फंक्शन, सब जितने भी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उनके लिए नई नई स्ट्रैटेजीज बनाना मोटिवेट करने के लिए, जैसे ईसॉप वगैरह होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम जिसमें शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑफिस मैनेजमेंट का काम देखना, लेबर लॉ पे एडवाइस करना। है दोबारा से रिपीट हुआ है। आईटी में भी आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी पीछे नहीं है। साइबर लॉस को कंप्लाई करना, बोर्ड मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराना, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट पे लाइसेंसिंग पे काम करना, मैनेजमेंट ऑफ रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना, शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और बहुत सारे फॉर्म्स आज की डेट में सारे ही फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल किए जाते हैं आरओसी को। तो कंपनी सेक्रेटरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आईटी भी आपकी अच्छी होना जरूरी है क्योंकि आगे चल के काम आती है। उसी के साथ बेटा आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर आज का ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, थैंक यू।